हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एवर सेफ। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, आज मैं आपको जो आपकी बुक में ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, उसके कैरेक्टर को डिस्कस करने वाली हूँ। जो विलियम शेक्सपियर है उनके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन कल की वीडियो में प्रोवाइड करा दी थी। तो आज हम इसके कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी अब्राहम रिलीजन के बारे में देना चाहूँगी, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये प्ले है। ये ड्रामा है, नाटक है। जो बच्चों आप जानते हैं, ये बताइए, आप प्रॉफिट जानते हैं? प्रॉफिट्स होते हैं बच्चों, जो पैगंबर जिनको हम बोल सकते हैं, या नबी जिनको बोलते हैं, या ईश्वर का दूत। मतलब जैसे कि भाई इसमें मुस्लिम धर्म में मोहम्मद को मानते हैं। मुस्लिम के जो प्रॉफिट थे, जो ईश्वर दूत जिसको मुस्लिम्स ने माना है, उसको वे उसको मोहम्मद बोलते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट्स जो थे 1,24,000 रहे हैं। उनमें से जो लास्ट थे वे थे मोहम्मद। मतलब जो ईश्वर दूत आए धरती पर, बहुत सारे आए, 1,24,000 आए हैं। तीन धर्मों के अकॉर्डिंग, तीन धर्मों की यहाँ मैं बात करने वाली हूँ, उनके अकॉर्डिंग। तो उनमें से जो लास्ट माना गया है वो मोहम्मद को माना गया है। और सबसे पहले जो माने गए वे इब्राहिम माने गए, जिनके नाम पर ही मैंने इसका नाम रखा है, मतलब जिन्होंने भी रखा है, जिनको हम बोल रहे हैं इब्राहिमिक रिलीजन। तो उसी के मतलब, क्योंकि वे ही इसकी नींव थे। इब्राहिम पहले पैगंबर वे ही हुए, पहले जो नबी या ईश्वर दूत जो हुए इब्राहिम हुए, और उन्हीं के जो संतान होती रही, उनमें से जो लास्ट संतान थी वो मोहम्मद थे। तो मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट हुए जिनको मुस्लिम्स ने माना। मुस्लिम्स ने जिनको जो है अपना मतलब प्रॉफिट माना या ईश्वर दूत माना। अब देखिए बच्चों, जो उनसे पहले जो प्रॉफिट हुए थे, किन से? मोहम्मद से। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया अब्राहम। अब्राहम से जो पहले आए वे ईसा आए। ईसा, जिनको जो क्रिश्चियन लोग हैं वो जीसस कहते हैं। और उनसे, जीसस से पहले जो आए वे आए मोसेस, जिनको जो मुस्लिम है वे मूसा बोलते हैं। और जो क्रिश्चियन है और जो जीविश है, जीविश बोलते हैं यहूदियों को, वे उनको बोलते थे मोसेस। ठीक है। और मुस्लिम इनको बोलते हैं मूसा। ऐसे ही 1,24,000 पैगंबर हुए हैं, नबी हुए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वे चार ही हैं। चार कौन कौन? एक तो इब्राहिम, जो इन सब के नींव थे, जो इनके मतलब वंशज थे, जिनके जिनके सब संतान थे। उसके बाद दूसरे मतलब जो इम्पोर्टेंट है वे हैं मोसेस, मतलब जिनको जीविश लोग मानते हैं, यहूदी। उसके बाद जो तीसरे हैं वे है ईसा यानी जीसस, जिनको कौन मानते हैं? क्रिश्चियन मानते हैं। और सबसे लास्ट वाले जो हुए मोहम्मद, जिनको मुस्लिम मानते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, हर प्रॉफिट क्या होता था, जो हर पैगंबर होता था या ईश्वर दूत होता था, नबी होता था, वो अपने से अगले वाले जो प्रॉफिट आने वाले होते उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे के जाता था कि मेरे बाद अब ये आएंगे, या और एक और भी बताता था कि सबसे लास्ट में ये आएंगे। तो इस तरह से जो है टोटल, इस तरह से जो है ये सारे ही प्रॉफिट जो है अपने से अगले वाले प्रॉफिट के बारे में बता के जाते थे, और लास्ट वाले की भी लास्ट यही रहेगा, लास्ट सब बता देते थे कि लास्ट में यही आएगा। तो क्या हुआ, जो ये थे अब्राहम, इनको ही जो है मुस्लिम तो बोलते हैं अब्राहम। ठीक है, सॉरी, जो ईसाई हैं वो तो बोलते हैं अब्राहम, मुस्लिम बोलते हैं अब्राहिम, और जो जीविश है वो बोलते हैं अब्राम। ठीक है, मुस्लिम इनको अब्राहिम या इब्राहिम बोलते हैं, और जो जीविश है इनको अब्राम बोलते हैं, और जो ये क्रिश्चियन है इनको अब्राहम बोलते हैं। अब्राहम है ना, अब्राहम, अब्राम और अब्राहिम या इब्राहिम। और इनकी जो थी बच्चों, क्योंकि ये ही नींव है, मैंने बताया ना, इनसे ही ये सब पैदा हुए। इनकी दो पत्नियां थी, एक तो यरूशलेम में रहती थी और एक रहती थी मक्का मदीना में। ठीक है। तो इनसे ही जो है इन तीनों, मतलब इन तीनों ही धर्म को जो है अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि ये जो तीनों धर्म निकले, क्रिश्चियन, ज्यूइश और मुस्लिम, ये इसी से ही निकले। अब्राहम जो है, अब्राहमिक रिलीजन से ही निकले, क्योंकि इन सब का जो जन्मदाता है वो अब्राहम रहे हैं। जो पैगंबर अब्राहम है वे इनके जन्मदाता रहे हैं, तीनों ही धर्मों के। ठीक है। और इनकी पत्नियां जो थी दोनों,
जो एक मक्का में थी और एक यरूशलेम में थी, जो इजराइल बन चुका है अब। तो उनमें से जो था ये कहा गया था कि जो जौन सा भी लास्ट इनकी संतान होगी वो ही लास्ट पैगंबर होगा। तो क्या हुआ, सारे बच्चे जो थे वो इनकी जो पत्नी थी यरूशलेम वाली, उनके परिवार में पैदा हो रहे थे। सारे ही बच्चे यरूशलेम वाली पत्नी के परिवार में पैदा हो रहे थे। लेकिन जो लास्ट जो इनका बच्चा पैदा हुआ है, जो प्रॉफिट आए लास्ट, मतलब जो नबी आए, जो ईश्वर दूत आए, वे आए थे इनकी मक्का वाली पत्नी के उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले जो मोसिस थे उसे मुसलमान मूसा बोलते थे। ठीक है। और जो क्रिश्चियन है वे उन्हें मोसिस बोलते थे, और जीविश भी उन्हें मोसिस बोलते थे। ये बात मैंने कई बार आपको रिपीट कर दिया, आपको ध्यान रखना है। जो मोसिस थे, मैं बार बार मोसेस, ईशा या जीसस या मोहम्मद या अब्राहम, इन चार का ही जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि अब्राहम तो सबकी नींव थे। ठीक है। मोहम्मद लास्ट थे। मोसिस और ईशा का जिक्र क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए, जो ये थे ना कि भाई जब इनकी पत्नी को, मक्का वाली को बच्चा लास्ट वाला हुआ, जो मोहम्मद हुए, मक्का वाली पत्नी को मोहम्मद, क्योंकि लास्ट पैगंबर माने जाते हैं, तो उनको जब पैदा हुए तो इनके जो ये यरूशलेम वाले जो बच्चे थे या पीढ़ी थी, उन्होंने उसे मानने से मना कर दिया उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वे बिल्कुल मन में लगा के बैठ गए थे कि लास्ट जो पैगंबर आएगा वो हमारे ही परिवार में आएगा, क्योंकि अभी तक हमारे परिवार में ही ईश्वर ने जो है अपना आशीर्वाद बरसाया है। तो निश्चित तौर पर हमारे ही परिवार का जो वंशज होगा लास्ट, वो कहा जाएगा, वो ही कहा जाएगा कि लास्ट प्रॉफिट है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पत्नी तो वे भी उनकी थी, खून तो वो भी उनका था। तो लास्ट जो है मोहम्मद आए। तो जो जेविश थे, ये जो थी इनकी यरूशलेम वाली पत्नी, इनकी जो पीढ़ी थी उनमें भी थोड़ी फूट हो गई थी। वे भी दो हिस्सों में बट गए थे। तो उनमें यरूशलेम वाले हैं ना, यरूशलेम वाले भी दो हिस्सों में बट गए थे, और मक्का वाला तो अलग था ही। तो जो यरूशलेम वाले थे, जो मोसिस है उसको लास्ट मानते थे। एक एक पक्ष जो था यरूशलेम का, वो मानता था कि मोसिस ही लास्ट पैगंबर है। तो वे तो हुए ज्यूइश है ना, ज्यूइश यानी कि यहूदी ये मानते हैं कि जो मोसिस है वो लास्ट है। उन वे अपना पैगंबर मोसिस को मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्ट बना था वहाँ पे यरूशलेम में, वो मानता था कि ईसा जो है ना, जिसको जीसस बोलते हैं, वो लास्ट पैगंबर हुए हैं। और इसलिए जो है वे क्या कहते हैं कि भाई मोसिस तो है ही पैगंबर, लेकिन लास्ट पैगंबर जो है वो ईशा है। वे ईशा को मानते हैं। उसके बाद जो तीसरे हुए, जो इनकी जो है मक्का वाली पत्नी से पैदा हुए थे, जिनको इन्होंने मानने से मना कर दिया। कि इन्होंने मोसिस को मानने वालों ने तो यही कह दिया कि भाई मोसिस ही लास्ट है, और वे ही क्या है, लास्ट पैगंबर है, और ना तो कोई ईसा है ना कोई मोहम्मद है। और जो ईसा के मानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मोसिस भी पैगंबर रहे हैं, लेकिन लास्ट पैगंबर जो है ईसा रहे हैं। और और उन्होंने क्या कहा, जो ईसा को मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि और मोहम्मद तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहीं से ही आनी थी जो लास्ट वो आना था पैगंबर। और जो ये मोहम्मद को मानने वाले हैं, मुस्लिम लोग हैं, इन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि वंशज हमारा सबका एक ही है, तो ये जो है ये भी उसी नबी के जो है वंश से है, और हम भी उसी नबी के वंश से हैं, हमारा सबका वंशज एक ही है। तो पैगंबर तो ये भी रहे हैं, मोसिस भी और ईसा भी, लेकिन जो लास्ट है, जिनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, लास्ट मोहम्मद को ही है मानते। वे दोनों को ही मानते हैं, मतलब जो ज्यूइश है, यहूदी है, वे तो केवल मोसिस को मानते हैं, उन्होंने ईसा को और मोहम्मद को नहीं माना। जो क्रिश्चियन है वे मोसिस को मानते हैं लेकिन मोहम्मद को नहीं मानते, और ईसा को तो मानते ही हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं। और जो मुस्लिम है, मुस्लिम ने मोसिस को भी माना, ईसा को भी माना, और साथ में मोहम्मद को, लेकिन ये कहा कि लास्ट पैगंबर यही हुआ है ना। वक्त के साथ साथ क्या हुआ बच्चों, इन तीनों ने जो है, इन तीनों में इतने जो भी कमज़ोर पड़ा उसी पर जो है तीनों ने अत्याचार किए। मतलब मान लिया जैसे भाई किसी की कारण से अगर ज्यूइश की शक्ति कम है, उनकी भाई क्वांटिटी कम है, तो उसके ऊपर अत्याचार हुए। क्रिश्चियन की कम है, उनके साथ हुए। मुस्लिम्स की कम है तो उनके साथ। तो
इनमें फूट रही हमेशा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ज्यूइश के ऊपर अत्याचार हुए, यानी कि यहूदियों के ऊपर। जैसे कि आपने हिटलर का ही एग्जांपल ले लीजिए, हिटलर ने 60 लाख जो यहूदी थे उनको मरवाया था। उसके बाद क्रिश्चियंस के ऊपर हुए अत्याचार, फिर मुस्लिम्स के ऊपर हुए। और दूसरी बात जो ये है, क्रिश्चियन और मुस्लिम ये जो होते हैं, ये जो धार्मिक होते हैं, मतलब जो अच्छे होते हैं, जो धर्म को मानते हैं, उनके अनुसार ब्याज पे पैसा देना और लेना बहुत बड़ा गुनाह होता है, पाप होता है। वे इसको जो है बहुत बड़ा पाप मानते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो वे उसके घर का खाते पीते नहीं है कि भाई ये जो है गलत काम है। लेकिन मोसेस जो होते हैं, यानी कि ज्यूइश, यानी मोसेस को मानने वाले ज्यूइश यानी कि यहूदी, वे इस बात को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, अब आपको मैं कैरेक्टर डिस्कस करती हूँ। देखिए, सबसे पहला जो कैरेक्टर है यहाँ पर, ये है साइलोक। साइलोक जो है बच्चों, इस प्ले का विलन है। मतलब जो विलन है वो साइलोक ही है। मतलब जिसको हम कह सकते हैं विलन, आप जानते होंगे हिंदी में, जो गलत रोल करता है ना। अ जेविश मनी लैंडर इन वेनिस, ये कौन था? ये एक जेविश, अभी बताया मैंने, यहूदी है ना, जो मोशिश को मानते थे। एक यहूदी था और मनी लैंडर था। मनी लैंडर यानी कि ब्याज पे पैसा देने वाला, है ना। ये एक जेविश ब्याज पे पैसा देने वाला था, जिसको हम साहूकार बोल सकते हैं या ब्याजखोर बोल सकते हैं ना। वेनिस का, वेनिस में रहता था ये। आगे देखिए, एंगर्ड यानी कि क्रोधी, क्रोध में रहता था, क्रोधित था। किस लिए? बाय हिज मिसट्रीटमेंट, किस कारण से? अपना जो इसका मिसट्रीटमेंट था, मिसट्रीटमेंट बोलते हैं कि जो मतलब गलत व्यवहार किया जाता है, दुराचार है ना। उसके साथ दुराचार के कारण, दुराचार कैसा हो रहा था उसके साथ? बाय द हैंड ऑफ, द्वारा मतलब अपने साथ हुए दुराचार। किसके द्वारा किया गया वो दुराचार? वेनिस क्रिश्चियन, जो वेनिस के क्रिश्चियन लोग थे उनके द्वारा। तो क्या हिंदी है इसकी कि ये गुस्से में था अपने साथ हुए दुराचार को जो किया गया था द्वारा वेनिस के क्रिश्चियन के, है ना। तो वेनिस के क्रिश्चियंस के द्वारा जो उसके साथ दुराचार या बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उसके कारण वो गुस्सा था। देखिए, गुस्सा क्यों था वेनिस में? क्योंकि सभी जो थे ज़्यादातर क्रिश्चियन थे वेनिस शहर में, और बहुत ही कम ज्यूइश थे, मतलब यहूदी थे। तो जब ये क्रिश्चियन का ही पूरा वो था, सिटी थी, तो वहाँ पर जो थी ज्यूइश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता, पक्षपात किया जाता था। तो इसमें मतलब जो कुछ लोग हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं, उन्होंने तो क्या माना है कि ये जो है साइलोक, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस प्ले का विलन नहीं, बल्कि ये जो है एक मतलब शोषित है, इसके साथ बुरा हुआ है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ये इस प्ले में एक विलन ही है ना। और ये जो था, क्योंकि इसके साथ बुरा क्या हुआ, इसके साथ इतना बुरा हुआ कि एक सीन में एंटोनियो इसके मुंह पे थूक भी देता है, इसकी बेइज्जती करके, एक ज्यूइश होने के कारण, यहूदी होने के कारण, है ना। तो ये गलत बात थी, तो इसके साथ बुरा हुआ था। अच्छा, पार्टिकुलरली जो एंटोनियो, मतलब स्पेशली किससे नाराज़ था ये? स्पेशली एंटोनियो से नाराज़ था, क्योंकि मैंने बताया एंटोनियो इसके साथ इतना बुरा करता है कि इसके मुंह पे एक जगह थूक भी देता है, केवल इसके यहूदी होने के कारण इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। मतलब लड़ाई झगड़े में ये भी बोलता कि भाई एक तरह से नीची जात मानी जाती है, मान रहे थे उनको कि भाई हमारे यहाँ पे नीचे है ये, है ना, अल्पसंख्यक में आते हैं। जैसे अब भारत में कोई मुसलमान के साथ अगर बुरा व्यवहार करने लगे, उसी तरह से, है ना। साइलोक स्कीम्स टू एक्ट आउट हिज रिवेंज बाय रूथलेसली डिमांडिंग एज पेमेंट अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश। देखिए अब क्या करता है साइलोक स्कीम, प्लान बनाता है, उपाय सोचता है, युक्ति निकालता है ना। टू एक्ट आउट मतलब लेने के लिए, टू एक्ट आउट का मीनिंग होता है लेने के लिए। हिज रिवेंज अपना बदला लेने के लिए। बाय रथलेसली यानी कि पूरी जो है पूरी बुरी तरह से, मतलब गलत तरीके से, मतलब निष्ठुरता से। डिमांडिंग, निष्ठुरता मतलब बिल्कुल दया नहीं है जिसके अंदर। डिमांडिंग यानी कि डिमांड करके, यानी कि मांग करके, एज अ
एज ए पेमेंट यानी कि भुगतान के तौर पर, भुगतान के तौर पर डिमांड करके, है ना। अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश की 1 पाउंड एंटोनियो की मांस का 1 पाउंड की मांग करके, किसके तौर पर, पेमेंट के तौर पर, मतलब जो उसका जो मतलब भाई पैसा है, जो भी है, जो भी उसके उसमें भरा गया था, उसके तौर पर वो उसके शरीर का 1 पाउंड फ्लैश यानी कि मांस मांगता है। इस तरह से वो अपनी निष्ठुरता दिखाता है ना, बदला लेने के लिए, अपना बदला लेने के लिए जो साइलोक है वो एक स्कीम बनाता है लेने के लिए अपना बदला पूरी निष्ठुरता से, पूरी निर्दयीपन से मांग करके एक भुगतान की मांग करके। वो भुगतान क्या था, 1 पाउंड मांस का था। किसका मांस, एंटोनियो का। ये उसकी निष्ठुरता को दिखाता है। किस बात का बदला, कि भाई एंटोनियो जो यहाँ के क्रिश्चियन है मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। आगे देखिए, ऑल्दो सीन बाय द रेस्ट ऑफ प्ले कैरेक्टर्स एज एन इनह्यूमन मॉन्स्टर, ऑल्दो यद्यपि सीन मतलब दिखाया जाता है, बाय द रेस्ट ऑफ द प्ले मतलब जो प्ले के जो कैरेक्टर है, बचे हुए बाय द रेस्ट ऑफ, है ना, रेस्ट मीन्स बचे हुए, जो बचे हुए जो कैरेक्टर है प्ले के, उनसे ज़्यादा है ये इनह्यूमन मॉन्स्टर, मतलब उनसे ज़्यादा जो इनह्यूमन यानी कि जो जिसके अंदर दया नहीं होती, जो अमानव होता है, अमानवतावादी होता है ना, मतलब जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती, इंसानियतहीन जिसको बोल सकते हैं, एक राक्षस की तरह दिखाया जाता है ना। यद्यपि मतलब वो मांस की डिमांड तो करता है और मतलब उसके साथ बुरा, लेकिन बुरा भी तो होता है उसके साथ, इतना बुरा होने, यद्यपि वो क्या करता है, वो एक जो बचे हुए जो कैरेक्टर है प्ले के, उनकी अपेक्षा ज़्यादा इंसानियतहीन राक्षस दिखाया जाता है, दानव दिखाया जाता है। उसके बाद भी, तब भी, कोमे का मतलब होता है तब भी, साइलोक एट टाइम्स डाइवर्ज फ्रॉम स्टेरियोटाइप एंड रिवील्स हिमसेल्फ टू बी क्वाइट ह्यूमन। देखिए, यद्यपि वो क्या होता है, जो ये प्ले होता है, जो नाटक होता है, उसके दूसरे कैरेक्टर से वो ज़्यादा क्या दिखाया जाता है, निर्दयी दिखाया जाता है, राक्षस की तरह निर्दयी दिखाया जाता है ना। फिर भी क्या होता है, साइलोक एट टाइम्स डाइवर्स, क्या होता है, टाइम समय समय पर हटा देता है, मतलब बदल देता है ना, फ्रॉम स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़ितावादी को, रूढ़ितावाद मतलब जो रूढ़िवाद मतलब जो एक वो होता है पूर्वाग्रह, जैसे एक चैप्टर आएगा मैं उसमें आपको बताऊंगी पूर्वाग्रह क्या होता है। मतलब जैसे हमने बता दिया कि भाई ये विलन है शाइलोक, तो हमारा पूर्वाग्रह बन जाएगा, धारणा जिसको बोलते हैं कि धारणा बन जाएगी भाई विलन है तो बुरा ही होगा, है ना। तो ये हटा देता है उस पूर्वाग्रह को, उस धारणा को। एंड रिवील्स, और क्या करता है, छिपा लेता है, हिमसेल्फ, अपने आप को छिपा लेता है, मतलब अपने बुरेपन को छिपा लेता है। किस तरह से छिपा लेता है, टू बी, बनकर, क्वाइट ह्यूमन, बिल्कुल एक मानव की तरह। कभी कभी क्या होता है कि भाई जैसे कि दिखाया तो गया है एक्ट में, प्ले में हमें दिखाया जा रहा है कि भाई ये जो है विलेन है और जो जितने भी कैरेक्टर है प्ले के रेस्टोरेंट्स बचे हुए, उनसे ज़्यादा ये क्या है, अमानवतावादी है, मानवतावादी नहीं है, ये एक राक्षस की तरह है। फिर उसके बावजूद भी क्या करता है, कभी कभी डाइवर्ज कर लेता है, हटा देता है हमारे जो धारणा बनी हुई है, पूर्वाग्रह जो बना हुआ होता है, कैसे हटा देता है, अपने आप को छिपा कर, मतलब अपनी बुरी चीज़ों को छिपा लेता है ड्रामा करके एक अच्छा होने का। अब देखिए, मतलब जो भी बुरा काम करता है वो भी वो अच्छा बन के करता है, इस तरह से छिपा लेता है। ये मतलब बुरा तो इसके साथ हुआ है, लेकिन इसका तरीका गलत था, इसने तो और भी ज़्यादा बुरा कर दिया था। फिर एंटोनियो के साथ ऐसा कोई करता है कि भाई किसी के शरीर का 1 पाउंड मांस ही मांग ले बदले में, उसने जो किया उत्सव किया। हाँ, आगे देखिए, दीज दीज कंट्रडिक्शंस एंड हिज एलोक्वेंट एक्सप्रेशंस ऑफ हार्टेड have earned Shylock a play as one of Shakespeare's most memorable कैरेक्टर। देखिए, ये जो है दीज, ये कंट्रडिक्शंस यानी कि विरोधाभास, मतलब जो ये गलत चीज़ें है, बुरी चीज़ें है ना,
जो ये विरोधाभास, विरोधाभास कैसा कि भाई अच्छे और बुरे का, मतलब ये जो कहीं अच्छा बनता है कहीं बुरा बनता है, कहीं मतलब जो मतलब उसमें सूट नहीं हो रहा है, ये जो अच्छा बनने का रोल कर रहा है लेकिन है तो वो विलेन, लेकिन रोल जो कर रहा है अच्छा बनने का, ये जो विरोधाभास है, मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी से अलग दिखने की वो कोशिश कर रहा है, जो वो है उससे अलग दिखने की जो कोशिश कर रहा है, वो जो विरोधाभास है। एंड हिज एलोक्वेंट, और जो उसका जो ये वाक्य पटुता है, मतलब वाक्य बोलने की शक्ति, अपनी बात कहने का जो ढंग है ना। एक्वेक्वेंट होता है, एलोक्वेंट होता है बच्चों अपनी बात कहने का ढंग, या कह सकते हैं वाक्य पटुता, है ना। एक्सप्रेशंस, जो इजहार है, मतलब जो उसके जो वाक्य पटुता से किए जाने वाला जो इजहार है, मतलब जो अभिव्यक्ति है, अपनी बात को कहने का ढंग है। ओ फर्टिड, यानी कि नफरत का, कि भाई ये जो विरोधाभास है, ये जो विरोधाभास है और ये जो उसका जो इजहार करने का तरीका है, क्या वाक्य पटुता से, मतलब एक पूरे अच्छे वाक्यों का यूज करके जो इजहार करने का तरीका है, किस चीज़ का इजहार, नफ़रत का, कि ये जो विरोधाभास है और जो इसका अपनी नफ़रत को व्यक्त करने का जो वाक्य पटुता से पूर्ण जो तरीका है उसने क्या कर दिया। अर्न का मीनिंग वैसे तो कमाना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका मीनिंग हो जाएगा प्रदान करना। इसने प्रदान कर दिया किसको, साइलोक को, अ प्लेस, एक स्थान, एज वन ऑफ शेक्सपियर मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर, जो शेक्सपियर है उसके सबसे ज़्यादा स्मरणीय यानी कि याद रखने योग्य जो कैरेक्टर्स है उनमें एक स्थान दिला दिया। मतलब जो कैरेक्टर है शेक्सपियर के, उसके बहुत सारे प्ले हुए हैं, उनमें एक से एक कैरेक्टर हुए हैं। जैसे अगर आप कभी पढ़ेंगे मैकबेथ है, उसमें लेडी मैकबेथ, और जो ओथेलो है उसमें डेस्डेमोना, और खुद ओथेलो, जो ये कैरेक्टर है ये हमेशा याद रखे जाने वाले कैरेक्टर है। ऐसे ही स्थान एक मिल गया था साइलोक को उनकी इस पर्सनैलिटी के कारण। मतलब विरोधाभास है, मतलब लोग उनका विरोध करते हैं, मतलब कभी कभी भी अपनी पर्सनैलिटी से अलग भी दिख जाते हैं। एक तो ये विरोधाभास, एक दूसरा कि लोग उनका विरोध करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को इसमें बुरा दिखाया गया है, हर चीज़ मतलब बुरी है उनके बारे में, फिर भी बुरा भी इस तरीके से करते हैं वे, मतलब बुरा करने का भी ढंग उनका ऐसा है, अपनी बात को जो है एक्सप्रेस करने का तरीका, अपनी नफ़रत को एक्सप्रेस करने का तरीका भी उनका ऐसा है कि उस तरीके से उनके बोलने के तरीके से जो ये एलोक्वेंट है, उनका जो वाक्य पटुता है, मतलब उनके बोलने का जो ढंग है अपनी नफ़रत को जाहिर करने के लिए, उनकी अपनी नफ़रत को जाहिर करने के लिए जो उनका बोलने का ढंग है, उसने क्या किया, साइलोक को शेक्सपियर के सबसे स्मरणीय जो पात्र हुए हैं उनमें स्थान दिला दिया। अगला देखिए, अगला पात्र है पोर्शिया। पोर्शिया जो है इसकी हीरोइन है नाटक की, ठीक है। ये कौन है, अ वेल्दी एरेस फ्रॉम बेलमोंट, ये एक अमीर एरेस यानी कि उत्तराधिकारी है फ्रॉम बेलमोंट, ये बेलमोंट से है। बाकी सब पात्र जो है वे कहाँ से है, वेनिस से। दो शहर यहाँ पर आ गए, एक वेनिस आ गया और एक आ गया बेलमोंट, ये बेलमोंट में रहती है पोर्शिया। पोर्शियाज ब्यूटी इज मैच्ड ओनली बाई हर इंटेलिजेंस, की जो पोर्शिया की ब्यूटी है, मैच का मीनिंग तो बच्चों एक तो होता है मैच करना, मिलना, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है टक्कर देना, कि पोर्शिया की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको टक्कर दी जाती है किसके द्वारा, केवल उसकी बुद्धिमानी के द्वारा। मतलब इतनी सुंदर वो है कि किसी की सुंदरता तो उसे जो है बिल्कुल भी टक्कर दे नहीं सकती कि भाई हाँ इसकी बराबरी की सुंदर है, ना किसी की इंटेलिजेंस दे सकती, मतलब कोई भी उनको उनकी टक्कर का है नहीं। केवल कौन है उनकी टक्कर की, उनकी बुद्धिमानी। तो कहने का तात्पर्य ये है राइटर का कि पोर्शिया जितनी ज़्यादा सुंदर है उतनी ही ज़्यादा बुद्धिमान भी है, बल्कि उससे ज़्यादा चतुर है, इंटेलिजेंट है, समझदार है। उसके बाद जो इनकी समझदारी का आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे कि भाई ये कितनी बुद्धिमानी से जो एंटोनियो है उसकी जान को बचा लेती है। लेकिन अभी मैं सारी बातें नहीं बताऊंगी, फिर आपको प्ले में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ, बाउंड, ये बंधी हुई थी बाय अ क्लाउज, एक शर्त से बंधी हुई थी, इन हर फादर्स विल, जो उनके पिता की वसीयत में थी, है ना, विल यहाँ पर वसीयत लगाएंगे, अपने पिता की वसीयत की शर्त से बंधी हुई थी। क्या शर्त थी, दैट फोर्सेज हर टू मैरी, जिसने उन्हें बाध्य कर रखा था, जिससे बाध्य थी, या मतलब जिसने उसे बाध्य किया था उनके पिता की वसीयत ने कि वे शादी करे।
विच एवर जो कोई भी, शूटर यानी कि विवाह के लिए जो प्रस्ताव करते हैं या विवाह के लिए जो आते हैं स्वयंवर में। देखिए अगर आपने देखा होगा महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, अंबालिका इनका स्वयंवर हो रहा था लेकिन हो नहीं पाया था। तो स्वयंवर क्या होता है, उसमें कोई ना कोई एक कंडीशन दे दी जाती है शूटर्स को, मतलब जो विवाह के लिए आए होते हैं कि भाई इस कंडीशन को आप पास कर दो, अगर आप कर दोगे तो आपकी शादी जो है, जो भी यहाँ पर रानी या राजकुमारी है उससे आपकी शादी हो जाएगी। तो जैसे आपने महाभारत में देखा द्रौपदी की शादी की क्या कंडीशन थी कि भाई मछली की आंख में निशाना लगाना था। ऐसे ही जो पोर्शिया है इसकी शादी की कंडीशन इनके पिताजी ये रख के गए थे कि वो ही राजकुमार इनसे शादी कर सकेगा। जो 3 संदूक वे रख के गए थे इनके पिताजी, उनमें से सही संदूक को चुन देगा और जो सही संदूक को चुनेगा उसमें से ही पोर्शिया की तस्वीर निकलेगी और जिसमें से पोर्शिया की तस्वीर निकलेगी उसी से ही पोर्शिया की शादी होगी, जो कोई भी उस संदूक को चुन देगा। तो ये अपने पिता की शर्त से बंधी हुई थी। चूज कर तो विच एवर शूटर चूज, कि जो कोई भी विवाह के लिए प्रस्तावित युवक चुनता है करेक्टली सही तरह से अमंग 3 कास्केट, इन 3 कास्केट में से, अमंग में से है ना, में से 3 कास्केट में से पोर्शिया इज नॉनदलेस एबल टू मैरी हर ट्रू लव। लेकिन पोर्शिया जो होती है फिर भी, यहाँ पर इसका मीनिंग है फिर भी, एबल टू योग्य हो जाती है या कहते हैं सक्सेस हो जाती है टू मैरी शादी करने में हर ट्रू लव, अपने सच्चे प्यार से। मतलब ये कंडीशन इनके पिताजी रख के गए कि भाई उसी से शादी होगी इनकी, जो सही कास्केट को चुनेगा, सही संदूक को चुनेगा। फिर भी किसी तरह से पोर्शिया अपने सच्चे प्यार से शादी करने में सफल हो जाती है ना। बेसेनियो, कौन था इनका सच्चा प्यार? बेसेनियो से शादी करने में सक्सेस हो जाती है। फार एंड अवे द मोस्ट क्लेवर ऑफ द प्लेज कैरेक्टर। फार एंड अवे का मीनिंग होता है बच्चों कि निसंदेह जो थी, फार एंड अवे निसंदेह, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, क्लेवर यानी कि चतुर है ना, सबसे ज़्यादा चतुर क्या थी, कैरेक्टर थी किसकी, प्ले की सबसे ज़्यादा चतुर कैरेक्टर थी कौन, पोर्शिया। कि भाई निसंदेह हम कह सकते हैं कि सबसे चालाक चतुर समझदार जो कैरेक्टर है प्ले में वो कौन है, पोर्शिया, इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। इन द डिस्ग्योज, देखिए डिस्ग्योज होता है भेष में, ऑफ अ यंग क्लर्क, एक जवान लो क्लर्क, लो यानी कि जो कानूनी है ना, और क्लर्क यानी कि वकील, जिसको हम बोल सकते हैं क्लर्क यानी कि लिपिक, जिसको हम वकील बोल सकते हैं। लो क्लर्क होता है वकील है ना। तो एक जवान वकील के रूप में है ना, के भेष में, डिस्ग्यूज यानी कि भेष में, हु सेव जिसने बचा लिया एंटोनियो को फ्रॉम साइलोक नाइफ, साइलोक के चाकू से मतलब यानी कि उसके जो षड्यंत्र था, उसने एक षड्यंत्र रचा था कि अगर एक कहानी है इसके पीछे, जो आप प्ले पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी कि भाई जो था ये एंटोनियो ये साइलोक से नफ़रत करता था, साइलोक इससे करता था, लेकिन एंटोनियो से भी ज़्यादा नफरत साइलोक करता था। एंटोनियो तो दिखा देता था लेकिन मन का बुरा नहीं था, लेकिन साइलोक अंदर ही अंदर जो है अपनी ईर्ष्या को पाल रहा था और उसने सोच रखा था कि मौका मिलते ही मैं इससे बदला लूँगा। तो उसको किसी तरह से मौका मिल जाता है जब एंटोनियो का दोस्त बेसेनियो इसके पास आता है एंटोनियो के पैसा लेने के लिए कि भाई मुझे पोर्शिया से शादी करनी है, वहाँ जाने के लिए खर्च होगा ऐसे, तो मुझे पैसा दे दो। एंटोनियो के पास उस टाइम पे पैसा नहीं होता है क्योंकि वो सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा चुका होता है और उसके जहाज़ जो है पानी में गए हुए होते हैं। तो एंटोनियो से कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे जहाज़ आ जाएंगे, मेरा पैसा आ जाएगा, तो मैं किसी पे से लेके तुझे अभी फ़िलहाल दे देता हूँ और जब मेरा पैसा आएगा तो मैं उसका लौटा दूँगा। तो इस तरह से तू जो है शादी कर ले पोर्शिया से, कोई परेशानी वाली तो बात ही नहीं है। तो ये जाते हैं साइलोक के पास, क्योंकि साइलोक क्या था, वो ब्याज पे पैसा देता था और क्योंकि एंटोनियो क्रिश्चियन था, धार्मिक भी था, तो ये सिर्फ पाप मानता था। ये लोगों की मदद वैसे ही कर देता था ताकि लोगों को ब्याज पे पैसा ना लेना पड़े। तो इस तरह से भी साइलोक को नफ़रत हो रही थी इससे बहुत ज़्यादा कि ये मेरे बिजनेस को ठप कर रहा है। और तो साइलोक को बहाना मिल जाता है इससे अपनी रंजिश निकालने का, अपनी नफ़रत निकालने का। तो ये क्या कहता है कि हाँ भाई मैं दे तो दूंगा पैसा उधार तेरी गारंटी पे, लेकिन गारंटर तुझे बनना पड़ेगा। एंटोनियो में बेसेनियो को नहीं जानता, मैं जानता हूँ तुझे, और तेरी गारंटी पे मैं इसे पैसा दे सकता हूँ। तो एंटोनियो कहता कोई बात नहीं,
मैं इसका गारंटर बन जाता हूँ। तो जो साइलोक है कहता है कि भाई तो आ जाना मेरे ऑफिस, मैं तुमसे जो है बॉन्ड भरवा लूँगा, और मतलब एक कागजात में साइन वगैरह करवा लूँगा, शर्तें उसमें मेरी होंगी। तो एंटोनियो रेडी हो जाता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि इसकी शर्त होती है कि अगर टाइम पर पैसा ना दे पाए तो मैं एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड मांस लूँगा, और वो मेरा मन होगा कि मैं किस हिस्से से वो 1 पाउंड मांस लेता हूँ। तो ये सुनकर बेसेनियो मना कर देता, लेकिन एंटोनियो कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होने दे कंडीशन, क्योंकि उससे पहले मेरे जहाज़ आ जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश ये खबर झूठी फैल जाती है कि एंटोनियो के जो जहाज़ है वे डूब गए और एंटोनियो दिवालिया हो चुका है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में फिर जो साइलोक है वो मुकदमा डाल देता है ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में, और कहता है कि अब शर्त के अकॉर्डिंग एंटोनियो को मुझे अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देना चाहिए। तो वहाँ पर मुकदमा चलता है, सब कुछ उसके खिलाफ होता है, कैसे भी मानता ही नहीं है साइलोक। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो एक पोर्शिया होती है इतनी चतुर होती है, ये इतनी समझदार होती है कि इस तरह से फंसा देती है साइलोक को कि एंटोनियो को तो बचा ही लेती है उसके चाकू से, यानी कि उसके षड्यंत्र से, और साथ में साइलोक को फंसा के खड़ा कर देती है, उसको उल्टा वो ही फंस जाता है इसकी चतुराई से। अगला कैरेक्टर देखिए एंटोनियो। एंटोनियो कौन है बच्चों? देखिए द मर्चेंट, देखिए जिसके ऊपर इसका टाइटल रखा गया है प्ले का, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यही इसका प्रोटागोनिस्ट है, यानी कि यही इसका जो है हीरो है। देखिए द मर्चेंट एक व्यापारी हुज लव फॉर हिज फ्रेंड बेसेनियो प्रॉम्प्ट्स हिम टू साइन साइलोग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑलमोस्ट लॉस हिज लाइफ। देखिए क्या होता है, ये एक मर्चेंट होता है जिसका प्यार फॉर हिज फ्रेंड बेसेनियो, अपने दोस्त बेसेनियो के प्रति, है ना, अपने दोस्त बेसेनियो के प्रति जिसका प्रेम क्या करता है, प्रॉम्प्ट्स बाध्य कर देता है उसे, या प्रेरित कर देता है, उत्तेजित कर देता है हिम उसे, टू साइन करने के लिए, किसको, साइलोग्स कॉन्ट्रैक्ट, जो साइलोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अनुबंध पत्र, जो मतलब मैंने बताया ना कि शर्त और कंडीशन जिसमें लिखी रहती है, एंड और लगभग, एंड ऑलमोस्ट, और लगभग मतलब क्या था, बिल्कुल ही मतलब लगभग होश ही गया था, एक आम लॉस खो दी थी उसने हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को, अगर पोर्शिया ना आती तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई थी। इतना गहरा प्यार था अपने दोस्त के लिए उसने कि उसने एक सेकंड, एक पल ऐसा नहीं सोचा कि अगर अपोजिट हो जाता है, बस बिना सोचे उसने साइन कर दिए कि भाई मुझे जो है फ़िलहाल बेसेनियो की हेल्प करनी है। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, मैंने शायद उसमें बताया भी था, जो शेक्सपियर है, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शेक्सपियर जो है वो एक गे थे। गे होता है कि भाई जो सेम लैंगिक होता है, मतलब जो मतलब आपने कभी देखा हो कोई लड़का लड़कियों जैसी एक्टिंग हरकतें करता है और लड़कों की तरफ वो अट्रैक्ट रहता है, तो ऐसी जो चीज़ें थी ये शेक्सपियर में कुछ विद्वान मानते हैं कि थी। वे गे थे, वे मतलब जो थे मतलब वे कुछ लड़कियों जैसी हरकत करते थे, वो सेम लैंगिक थे, वो लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहते थे बजाय लड़कियों की, है ना। तो इसीलिए जो उनके प्ले होते हैं उसमें वे किसी न किसी एक पात्र को किसी न किसी प्ले में ऐसा मतलब उनका ये उनका नेचर उभर के आता है ना, होमोसेक्सुअलिटी जिसको बोलते हैं, ये उभर के आ जाती है उनके किसी पात्र के रूप में, वे उसको दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने एंटोनियो के थ्रू जो है शेक्सपियर ने दिखाया है। एंटोनियो को यहाँ ये दिखाया गया है कि उसमें होमोसेक्सुअलिटी है, यानी कि वो सेम लैंगिक है, वो बेसेनियो की तरफ अट्रैक्ट है, जब फ्रेंड नहीं उससे ज़्यादा, और ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कि उसके लिए एक ऐसे बॉन्ड को भी साइन कर देता है जिसमें लिखा रहता है कि भाई अगर बेसेनियो समय पर अपना पैसा नहीं लौटाता है तो एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड मांस लिया जाएगा, जिससे पोर्शिया इसे बचाती है उस षड्यंत्र से। आगे देखिए एंटोनियो इज समथिंग ऑफ अ मर्कुलर फिगर, कि एंटोनियो जो है थोड़ा, समथिंग यानी थोड़ा, मर्कुलर फिगर यानी कि उदासीन रहने वाला, मतलब उदासी में रहने वाला व्यक्ति है, थोड़ा मतलब खुश रहता नहीं, वो थोड़ा दुख में डूबा हुआ व्यक्ति है बिना मतलब में। आगे देखिए ओफेन इन एक्सप्लेकेबल, यानी कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है अवर्णनीय होती है,
मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, अकथनीय होती है। अकथनीय मेलनकली यानी कि अकथनीय जो उसकी उदासी होती है, मतलब कहीं नहीं जा सकती कैसी उदासी है, समझ ही नहीं आता क्यों है उदास, मतलब बिना मतलब की उदासी रहती है। कभी कभी तो उदासी उसकी बिना मतलब की रहती है, समझ ही नहीं आता कि वो उदास क्यों है ना, बिना मतलब दुख में डूबा रहता है। एंड एज साइलोक पॉइंट्स आउट, जैसे कि साइलोक ने संकेत भी किया है, पॉइंट्स आउट इशारा भी किया है कि क्या होता है, पजेस्ड ऑफ एन इनकॉरिजिबल डिसलाइक ऑफ ज्यूस, कि जैसे कि साइलोक ने एक जगह इशारा भी किया है कि पजेस्ट वो रखता है, कौन रखता है, एंटोनियो रखता है, ऑफ इनकॉरिजिबल मतलब असंशोधनीय, मतलब जो बदली नहीं जा सकती, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे दूर नहीं किया जा सकता, ऐसी डिसलाइक, ऐसी नापसंद किसके प्रति, वो ज्यूस के प्रति रखता है, यानी कि यहूदियों के प्रति। तो कहीं कहीं जो है साइलोक ने इशारा भी किया है भाई इसकी उदासी का जो कारण है, जो ये बिना मतलब दुख में डूबा रहता है, हर टाइम हंसता नहीं है, वो दुख में डूबा सा रहता है, चेहरा खिलता नहीं है, तो इसका कारण क्या है कि भाई इसकी जो है बिना मतलब की, मतलब जो कभी दूर नहीं हो सकती, ऐसी जो है नफ़रत है इसके मन में, जो किससे करता है, यहूदियों से करता है, जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता, ऐसी नफ़रत है। हाँ, nonetheless Antonio is beloved of his friend and proves merciful to Shylock albeit with conditions। देखिए कि नंदलेस क्या होता है, कि नंदलेस मैंने आपको बताया भी है कि फिर भी क्या होता है, एंटोनियो क्या है, बिलाव्ड है, मैंने बताया ना प्रेमी, कि इसका प्यार एक दोस्त वाला नहीं है, एक प्रेमिका वाला है। प्रेमी है एक इसका अपने दोस्त का ये प्रेमी, इतना प्रेम है इसके मन में अपने दोस्त के लिए। और यद्यपि क्या है, फिर भी ये अपने दोस्त का, एंटोनियो जो है अपने दोस्त का प्रेमी है, और साथ में क्या करता है, ये प्रूव होता है, साबित कर देता है, मर्सीफुल, अपने आप को क्या साबित कर देता है, दयावान, किसके प्रति, साइलोक के प्रति, मतलब ये अपने दोस्त का, तो दोस्त का प्रेमी है, और ये साबित कर देता है अपने को किसके प्रति, कि साइलोक के प्रति भी मैं क्या हूँ, दयावान हूँ। एल्बिट होता है साथ में, यानी कि या कहते हैं साथ में, या मतलब कंडीशंस को रखता है उसके साथ, है ना, कि भाई ये उसके प्रति, मतलब ये बोल देते हैं यद्यपि, इसको यद्यपि आप बोल सकते हैं एल्बिट को, कि यद्यपि कुछ कंडीशंस रखता है ये, फिर भी ये अपना प्यार, जो अपना जो मर्सीफुलनेस है उसकी, उसको ये साबित कर देता है साइलोक के प्रति, कि भाई मैं दयावान हूँ, मेरे मन में साइलोक के लिए भी दया है। गलत बोला जा रहा है कि मैं यहूदियों से नफरत करता हूँ, ये कहीं कहीं पे साबित कर देता है। कहीं पे तो हमें ये दिखता है कि बहुत ज़्यादा नफरत करता है यहूदियों से, लेकिन कहीं कहीं इसकी जो है ह्यूमैनिटी हमें जो है दिखाई देती है, मतलब इसकी इंसानियत हमें दिखाई देती है, कि भाई इंसान, इसके अंदर इंसानियत है, और साइलोक के प्रति भी दयावान है, जो इसके प्रति बहुत ज़्यादा बुरा है, मतलब साइलोक इसके शरीर को जो शरीर से 1 पाउंड मांस मांग रहा है और इसको मारना चाहता है, फिर भी ये उसके प्रति दयावान है, यद्यपि कुछ कंडीशंस पे दिखाता है। कैसे दिखाता है बच्चों, जब ट्रेल सीन चलता है, मतलब जब अदालत में केस चलता है इनका, इसका साइलोक का और एंटोनियो का, जब एंटोनियो के खिलाफ ये मुकदमा डालता है, तो उस टाइम पर जो पोर्शिया है वो चतुराई से साइलोक से इसे तो बचा लेती है, बल्कि साइलोक को ही फंसा के खड़ा कर देती है, और उसकी जो है वो याद दिलाती है ड्यूक ऑफ वेनिस को, कि भाई कुछ कंडीशंस ऐसी है कि जब कोई यहूदी किसी ईसाई का खून बहाएगा, तो शर्त के अकॉर्डिंग उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है जब्त कर ली जाएगी, मतलब अगर वो ऐसा इरादा भी बनाता है, तो उसके अनुसार जो है आपको इसकी साइलोक की सारी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर लेनी चाहिए, और इसको जो है सज़ा देनी चाहिए। तो ऐसे में साइलोक को जो है एंटोनियो बचाता है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी से दे दीजिए, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि भाई ये अपनी वसीयत में जो वारिस है अपनी बेटी को बना के जाएगा, जो फ़िलहाल इससे दूर थी, वो भी मैं बताऊंगी क्यों थी। ये अपनी बेटी से भी नफ़रत करता है, मतलब इतना ज़्यादा ये थोड़ा मतलब वो हो गया है, जिसे आप कह सकते हैं भाई ईर्ष्यालु हो गया है, नफ़रत करने लगा है सभी से, और सब इससे करने लगे। साइलोक इतना गुस्से में रहता है, तो ये कहता है यहाँ पे एंटोनियो कि भाई इसको जो है वसीयत इसी की रहेगी, संपत्ति इसी की रहेगी, लेकिन इसे अपनी बेटी को अपनाना पड़ेगा, अपने दामाद को अपनाना पड़ेगा, और अपनी जो प्रॉपर्टी है अपनी बेटी के नाम करके जानी पड़ेगी, उसे वारिस बनाना पड़ेगा। आगे देखिए बेसेनियो को,
हाँ, बेसेनियो क्या है? अ जेंटलमैन ऑफ वेनिस, वेनिस का एक सज्जन व्यक्ति है बेसेनियो, है ना? जिसके कारण ये सारी कहानी रची मंडी जा रही है, जिसके कारण ये सब कुछ हो है। और क्या है वो? और वो जो है एक किन्समैन है, यानी कि रिश्तेदार है। किन्समैन बोलते हैं रिश्तेदार को, हाँ, जो खानदान से रिलेट करता है। एंड डियर फ्रेंड, और एक प्रिय मित्र है किसका? एंटोनियो का। वह एंटोनियो का रिश्तेदार भी है और उसका एक प्रिय मित्र भी है, और जेंटिल का एक सज्जन व्यक्ति, ओ सॉरी, वेनिस का एक सज्जन व्यक्ति है। बेसेनियो लव फॉर वेल्दी पोर्सिया, बेसेनियो का प्यार किसके लिए? अमीर पोर्सिया के लिए, क्योंकि पोर्सिया क्या थी? राजकुमारी थी, तो अमीर तो अपने आप ही होगी। उसके लिए जो प्यार था बेसेनियो का, लीड्स वो खींच ले जाता है। हिम उसको उसको खींच ले जाता है, क्या करने के लिए? बोरो मनी, पैसा उधार लेने के लिए। किससे? साइलोक से। किसके साथ? एंटोनियो के साथ। एंटोनियो को किस रूप में? एज ए गारंटर, एक जमानती के रूप में, ठीक है। एंटोनियो को एक जमानती के रूप में बनाकर एंटोनियो के साथ बेसेनियो पोर्शिया के प्यार में पड़ के उसको कहाँ ले जाता है? साइलोक के पास ले जाता है, पैसा उधार लेने के लिए, ठीक है। एन इन इफेक्चुअल बिजनेसमैन, देखिए क्या है ये, इसके बारे में एक बात और बताइए कि ये क्या है? इन इफेक्चुअल यानी कि अप्रभावी, मतलब बेकार। बेकार क्या है ये? बेकार बिजनेसमैन है, मतलब यानी कि इस पे बिजनेस करना नहीं आता है, व्यापारी है ये, लेकिन बेकार है, अच्छा व्यापारी नहीं है ये, है ना। मतलब प्यार व्यार में ऐसे ही अपना टाइम बेकार करता है, काम अच्छे से नहीं करता, लेकिन इंसान अच्छा है। बेसेनियो प्रोज, बेसेनियो ने साबित किया करता है, बेसेनियो साबित करता है हिमसेल्फ, अपने आप को, वर्दी, एक लायक शूटर, यानी कि विवाह का प्रस्तावक, यानी कि जो विवाह करने वाले आते हैं ना, उसका प्रस्तावक, अच्छा प्रस्तावक साबित करता है अपने को। करेक्टली, सही तरह से, आइडेंटिफाइंग, चुनकर, है ना, सही तरह से चुनकर, द कास्केट, संदूक को, दैट कंटेन, जिसमें जो रखे हुए थे, जिसमें रखी हुई थी पोर्शियाज पोर्टियल, यानी कि पोर्शिया का चित्र या पोर्शिया की तस्वीर। तो ये अपने आप को एक सही जो है विवाह प्रस्तावक साबित करता है, क्योंकि कंडीशन को ये पूरा कर देता है जो पोर्शिया के पिता ने रखी थी। लक बाई चांस इसके साथ हो जाता है, ये सही संदूक को चुन लेता है जिसमें पोर्शिया की तस्वीर रखी हुई थी, और इस तरह से ये लायक हो जाता है पोर्शिया से शादी करने के लिए। आगे देखिए, अगला कैरेक्टर है ग्रेशियानो। ग्रेशियानो कौन था बच्चों? अ फ्रेंड ऑफ बेसेनियो हु अकम्पनीज हिम टू बेलमोंट। देखिए, बेसेनियो जो है एक फ्रेंड था, किसका? ये था इसका, सॉरी, बेसेनियो था, सॉरी, ग्रेशियानो था एक फ्रेंड, किसका? बेसेनियो का। ग्रेशियानो बेसेनियो का एक फ्रेंड था जो साथ जाता है, अकम्पनी यानी कि साथ जाता है, हिम उसके, टू बेलमोंट, बेलमोंट तक, क्योंकि राजकुमारी कहाँ की है? पोर्शिया बेलमोंट की है, तो शादी करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बेसेनियो को बेलमोंट जाना पड़ेगा। तो उसके साथ कौन जाता है? इसका एक दोस्त जाता है उस स्वयंवर के लिए, वो होता है ग्रेशियानो। अब ग्रेशियानो के बारे में देखिए कैसा है ये। कोरेश, यानी कि जो ये बहुत अश्लील है, गंदी गंदी बातें ज़्यादा करता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, गाली गलौज करते हैं बहुत से लोग, गंदी गंदी गाली देते हैं, गंदे गंदे जोक्स करते हैं, तो इस तरह का अश्लील व्यक्ति था, ये भद्दा व्यक्ति था। एंड गैरोलियस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो था मुंहफट था, बातून था, बहुत बोलता था, कुछ भी बोल देता था, बोलने का कुछ पता नहीं था इसे, है ना। यंग मैन, एक नवयुवक था, मतलब एक बहुत ज़्यादा अश्लील और मुंहफट या बातून नवयुवक था ये। कौन? ग्रेशियानो। ग्रेशियानो इज साइलोग्स मोस्ट वोकल एंड इंसल्टिंग क्रिटिक्स ड्यूरिंग द ट्रेल, यानी कि ड्यूरिंग द ट्रेन होता है, ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान, ट्रेल यानी कि जो मुकदमा चल रहा है, किसका? एंटोनियो का और साइलोक का, है ना। उस मुकदमे के दौरान जब वो एंटोनियो से डिमांड करता है 1 पाउंड मांस की, साइलोक, है ना, तो उस मुकदमे के दौरान जो होता है, जो ग्रेशियानो होता है, ये सबसे ज़्यादा जो बात के तौर पर, मतलब बोलकर, वोकल यानी कि वाक्य से बोलकर, जो मतलब जो वाचिक जिसको बोल सकते हैं, स्पष्टवादी, मतलब जो साफ साफ बोल देता है, कोई भी बात अंदर नहीं रखता, कुछ लोग तो घुमा फिरा के कहते हैं, ये स्पष्ट तरीके से जो बोलने वाला था, सबसे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बोलने वाला और इंसल्ट करने वाला, मतलब अपमान करने वाला आलोचक था, किसका? साइलोक का, उस मुकदमे के दौरान, ठीक है। वाइल, वाइल का मतलब होता है, वैसे तो एक तो वाइल का मतलब जबकि भी होता है, एक होता है दौरान, तो यहाँ पर इसका मीनिंग दौरान है, जो ड्यूरिंग का मीनिंग है वो ही इसका मीनिंग है, ठीक है, दौरान।
ठीक है। बेसेनियोज कोर्ट यानी कि बेसेनियो कोर्ट, देखिए कोर्ट का मीनिंग आपको पता है कि अदालत होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो हमें सिचुएशन बताती है कि हम उसका क्या मीनिंग लगाए ना। तो जो ये है कोर्ट का यहाँ पर मीनिंग है विवाह की जो वो चल रही है, यहाँ पर विवाह के लिए जो वो प्रस्ताव कर रहा है, जो कंडीशंस को पूरा कर रहा है यहाँ पर जो बेसेनियो है ना, विवाह के लिए जो कंडीशंस को पूरा करने के लिए विवाह प्रस्ताव बोल सकते हैं आप। विवाह प्रस्ताव के दौरान बेसेनियो के और पोर्शिया के ना विवाह की जो वो रस्म चल रही है, जो भाई वो स्वयंवर चल रहा है, यहाँ पर स्वयंवर बोल सकते हैं आप इसको। बेसेनियो और पोर्शिया के स्वयंवर के टाइम पर जो होता है क्या करता है, ग्रेसियानो जो होता है फॉल्स पड़ जाता है इन लव, प्रेम में पड़ जाता है विद द इवेंटली यानी कि संयोगवश है ना, संयोगवश संयोगवश वो क्या करता है, प्यार में भी पड़ जाता है और साथ ही साथ वो क्या होता है शादी भी कर लेता है संयोगवश वो शादी भी कर लेता है किससे, पोर्शिया से। पोर्शिया लेडी इन वेटिंग, पोर्शिया की जो खास नौकरानी होती है, मतलब जो उसकी देखिए लेडी इन वेटिंग होती है खास नौकरानी। उस टाइम पर जिस टाइम शेक्सपियर हुए थे उस टाइम पर इंग्लैंड में जो होता था, जो अमीर घराने की लड़कियां होती थी उनकी एक खास नौकरानी होती थी जिसको हम नर्स भी बोल देते हैं और द लेडी इन वेटिंग भी बोल देते हैं तो उसका नाम क्या था, नेरेशिया था, है ना। तो उससे प्रेम में पड़ जाता है ग्रेसियानो और संयोगवश उससे शादी भी कर लेता है ना, संयोगवश उससे उसकी शादी भी होती है नेरेशिया से। नेरेशिया कौन है, इसका भी आगे जिक्र आएगा, ध्यान से देखिए। ये लेडी इन वेटिंग है किसकी, पोर्शिया की, उसकी खास नौकरानी है, मतलब पर्सनल नौकरानी है, उसके साथ हर जगह उसको फॉलो करती है ये, ठीक है। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे के कैरेक्टर्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।